चलिए शुरू करते हैं। देखिए पहला क्वेश्चन कहता है मेरे भाई, खाद्य पदार्थों का ऑक्सीकरण होने से रोकने के लिए किस गैस का प्रयोग किया जाता है? तो फटाफट आप आंसर बनाइए। तो नाइट्रोजन है, हाइड्रोजन है, ऑक्सीजन है, क्लोरीन है। ये ऑक्सीकरण वाला पिछले 2 क्लास में भी चर्चा किए थे। चलिए आप लोग बना लिए होंगे। देखिए क्या कहता है, कहता है कि खाद्य पदार्थों का ऑक्सीकरण होने से रोकने के लिए किस गैस का प्रयोग किया जाता है। पिछले क्लास में भी बताए थे कि खाद्य पदार्थों में जो दुर्गंध जो आता है वो किसके कारण मेरे भाई आता है। तो उसमें भी बताए थे कि खाद्य पदार्थों में जो तेल और वसा जो पाया जाता है, क्या पाया जाता है? तेल एवं वसा। तो उसमें बताए थे कि तेल और वसा के कारण जो है उसका क्या होता है, खाद्य पदार्थों का ऑक्सीकरण होना स्टार्ट हो जाता है। जब ऑक्सीकरण होना स्टार्ट होता है तो खाद्य पदार्थ क्या होते हैं मेरे भाई? दुर्गंध देने लगते हैं। ठीक है, तो दुर्गंध नहीं दे, ठीक है, जो भी डिब्बा बंद जो सामान सब जो है खाना खाद्य पदार्थ पैकिंग किया जाता है उसमें क्या होता है, कभी कभी जो है काफी अधिक दुर्गंध देने लगता है। तो उसमें क्या होता है कि दुर्गंध नहीं दे, उसका ऑक्सीकरण नहीं हो, इसे रोकने के लिए एक गैस का प्रयोग किया जाता है। और वो गैस कौन है मेरे भाई? नाइट्रोजन है। कौन सा है? नाइट्रोजन। तो आपका आंसर हो जाएगा क्या? नाइट्रोजन। क्या हो जाएगा? नाइट्रोजन। नाइट्रोजन के लिखिएगा। अगर पूछे कि यूरिया में नाइट्रोजन की मात्रा, तो नोट कीजिएगा 46% है। कितना परसेंट है मेरे भाई? 46% है। अगर आपसे पूछे कि कृत्रिम गर्भधारण के लिए बैल का जो बीज होता है वो किस में रखा जाता है, तो लिखिएगा उसे द्रव नाइट्रोजन में रखा जाता है। किस में रखा जाता है मेरे भाई? द्रव नाइट्रोजन में। नोट कीजिए, द्रव नाइट्रोजन में जो है रखा जाता है उसका। तो चलिए, खाद्य पदार्थों का ऑक्सीकरण होने से रोकने के लिए कह रहा था किस गैस का प्रयोग किया जाता है, तो आपका आंसर क्या हो जाएगा मेरे भाई? नाइट्रोजन हो जाएगा। चलिए दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। कहता है जीव और निर्जीव के बीच की कड़ी है। कौन है? जीवाणु, विषाणु, के अमीबा, की बैक्टीरिया? फटाफट बनाइए। तो इसका आंसर क्या होगा? कहता है जीव और निर्जीव के बीच का कड़ी है। चलिए बना लिए होंगे। देखिए कहता है जीव और निर्जीव के बीच की कड़ी की बात करें तो इसमें जीव और निर्जीव के बीच का कड़ी क्या होगा मेरे भाई? विषाणु होगा। कौन होगा? विषाणु होगा। ठीक है, तो आपका आंसर क्या हो जाएगा? विषाणु। बी नंबर आपका आंसर हो जाएगा। अगर आपसे पूछे तो यह तो हो गया कि विषाणु जो होता है जीव और निर्जीव के बीच की कड़ी है। एक पॉइंट नोट कीजिएगा। नेक्स्ट पॉइंट पूछता है कि जीव विषाणु जो है वह विकसित करता है। विषाणु क्या करता है मेरे भाई? विकसित करता है। तो नोट कीजिए, यह सिर्फ और सिर्फ जीवित कोशिका में ही विकास करता है। विषाणु किसमें विकास करता है? तो नोट कीजिएगा, जीवित कोशिका। किसमें? जीवित कोशिका में ही विकास करता है। कई बार क्वेश्चन पूछ चुका है कि विषाणु जो है अपना विकास और प्रजनन किसमें करता है, तो विषाणु जो है विकास और जनन सिर्फ किसमें करता है? जीवित कोशिका में ही करता है मेरे भाई। दूसरा पॉइंट नोट कीजिए, विषाणु में कौन सा अम्ल पाया जाता है? तो न्यूक्लिक अम्ल पाया जाता है। क्या पाया जाता है? न्यूक्लिक अम्ल। यह बना होता है न्यूक्लिक अम्ल का, और दूसरा जो होगा डीएनए या आरएनए में से कोई एक होता है। ठीक है, तो क्वेश्चन कह रहा था कि जीव और निर्जीव के बीच का कड़ी कौन हो जाएगा, तो आपका आंसर क्या हो जाएगा? विषाणु। चलिए, और यह सिर्फ जीवित कोशिका में ही विकास करता है और जनन करता है। चलिए तीसरा नंबर क्वेश्चन देखते हैं। कहता है कि ध्वनि की पिच किस पर निर्भर करता है? तो ऑप्शन इसका आवृत्ति है, लय है, तरंगदैर्ध्य और आयाम है। देखिए तो इसका आंसर क्या होगा? कहता है कि ध्वनि की पिच किस पर निर्भर करता है मेरे भाई? चलिए तो देखिए, जिस ध्वनि का, नोट कीजिएगा, जिस ध्वनि का आवृत्ति अधिक होगा, आवृत्ति अधिक, उसका क्या होगा? तारतम्य भी अधिक होगा। नोट कीजिए,
मतलब जिस ध्वनि का आवृत्ति अधिक होगा उसका तरत भी अधिक होगा, जिसका आवृत्ति अधिक तरत भी अधिक। और जब आवृत्ति अधिक तरत अधिक होगा मेरे भाई तो वो कैसा आवाज देगा, नोट कीजिए, पतला आवाज देगा। पतला का मतलब क्या होगा, सुरीला आवाज देगा। जैसे बच्चे का आवाज हो गया या स्त्रियों का आवाज हो गया, सुरीला आवाज दिखाई देता है, सुनाई देता है, ठीक है। और नेक्स्ट पॉइंट नोट कीजिए, अगर आवृत्ति कम होगा, आवृत्ति कम होगा तो यहाँ पर तारत का भी मान क्या होगा, कम होगा। आवृत्ति कम तो तरत भी कम, आवृत्ति कम तो तरत भी कम। और जब तरत कम होगा तो आवाज कैसा होगा मेरे भाई, नोट कीजिएगा, आवाज हो जाएगा मोटी। जब मोटा होगा आवाज क्या हो जाएगा, मोटी। यानी आवृत्ति कम होगा तो तरत भी कम होगा, और तरत कम होगा तो आवाज कैसा हो जाएगा, मोटा हो जाएगा। जैसे हम लोगों का आवाज कैसा है, मोटा आवाज है। तो क्वेश्चन करा था कि ध्वनि की पिच किस पर निर्भर करता है, तो आंसर हो जाएगा आपका आवृत्ति। अगर यहाँ तरत रहता तो तरत भी आंसर हो जाता। आवृत्ति बढ़ेगा तो तरत भी बढ़ेगा, तरत बढ़ेगा तो आवाज कैसा होगा, पतला सुरीला, जैसे स्त्रियों की आवाज। उसके बाद आवृत्ति कम होगा तो मेरे भाई तरत भी कम हो जाएगा, ठीक है। तो आवाज कैसा निकलेगा, मोटा, जैसे हम लोग का आवाज है मोटा निकलता है। तो आपका आंसर हो गया क्या, आवृत्ति पर निर्भर करता है। चलिए तो फटाफट नोट कर लीजिए, देखते हैं नेक्स्ट पॉइंट। चलिए मेरे भाई, क्वेश्चन नंबर कहता है 4, जब मैग्नीशियम रिबन हवा में जलाया जाता है तो कौन सा यौगिक उत्पन्न होता है। फटाफट बनाइए, तो इसका आंसर क्या होगा। चलिए सब लोग बना लिए होंगे, देखिए क्या कहता है। कहता है कि जब मैग्नीशियम रिबन को हवा में जलाया जाता है, ठीक है, नोट कीजिए, जब मैग्नीशियम रिबन को हवा में जलाया जाता है मेरे भाई तो क्या बनता है, तो मैग्नीशियम ऑक्साइड बनता है। क्या बनता है, मैग्नीशियम ऑक्साइड बनता है। अगर आपसे पूछे कि मिल्क ऑफ मैग्नीशिया किसे कहते हैं तो नोट कीजिएगा दूसरा पॉइंट, मैग्नीशियम हाइड्रा ऑक्साइड का, किसको, मैग्नीशियम हाइड्रा ऑक्साइड को ही मिल्क ऑफ मैग्नीशियम कहा जाता है। नेक्स्ट पॉइंट नोट कीजिएगा कि मैग्नीशियम का प्रयोग कहाँ किया जाता है, तो मैग्नीशियम का प्रयोग एक तो आतिशबाजी में होता है, और नेक्स्ट पॉइंट नोट कीजिए कि मैग्नीशियम का उपयोग फ्लैश रिबन जो है लाइट बनाने में, किसमें, फ्लैश लाइट रिबन बनाने में इसका प्रयोग किया जाता है। तो कहता है कि जब मैग्नीशियम रिबन को हवा में जलाया जाता है तो कौन सा यौगिक बनता है मेरे भाई, तो मैग्नीशियम ऑक्साइड बनता है। क्या बनता है, मैग्नीशियम ऑक्साइड बनता है। और मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड को मिलकर मैग्नीशियम कहा जाता है, और फ्लैश लाइट रिबन बनाने में इसका प्रयोग किया जाता है, प्लस आतिशबाजी में भी इसका प्रयोग किया जाता है, किसका, मैग्नीशियम का। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, मैग्नीशियम ऑक्साइड, ऑप्शन नंबर सी। चलिए 5 में कहता है कि सामान्य जुकाम में इलाज के लिए किस विटामिन का प्रयोग किया जाता है। कहता है कि सामान्य जब सर्दी जुकाम हो जाता है तो उसमें किस विटामिन का प्रयोग करते हैं, तो विटामिन बी है, विटामिन सी है, विटामिन डी है, या विटामिन ए। तो सामान्य जो सर्दी जुकाम होता है उसमें नोट कीजिए, उसमें विटामिन सी का प्रयोग किया जाता है, किसका, विटामिन सी का। सामान्य सर्दी जुकाम जो इलाज के लिए किस विटामिन का प्रयोग किया जाता है, तो नोट कीजिए विटामिन सी का प्रयोग किया जाता है, किसका, विटामिन सी का। चलिए 6 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। कहता है किसका उपयोग सिरका तैयार करने में किया जाता है। कहता है किसका उपयोग सिरका तैयार करने में किया जाता है। कहता है एसिटिक अम्ल का, ऑक्जेलिक अम्ल का, मेथेनॉल का, या लैक्टिक अम्ल का। तो देखिए इसका आंसर क्या हो जाएगा मेरे भाई। तो देखिए कहता है कि सिरका कहता है किसका उपयोग सिरका तैयार करने में किया जाता है, तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, एसिटिक अम्ल हो जाएगा। ए नंबर ऑप्शन हो जाएगा आपका एसिटिक अम्ल। नोट कीजिएगा 6% एसिटिक अम्ल, क्या बोल रहे हैं मेरे भाई, 6% एसिटिक अम्ल के जलीय विलयन को सिरका कहा जाता है। क्या कहते हैं, सिरका कहते हैं। क्या बार क्वेश्चन पूछ चुका है
कि 6% एसिटिक अम्ल के जलीय विलयन को क्या कहते हैं, तो सिरका कहते हैं। और सिरका बनाने में किसका प्रयोग किया जाता है मेरे भाई, तो किसका किया जाता है, एसिटिक अम्ल का प्रयोग किया जाता है सिरका बनाने में। ऑक्जेलिक अम्ल जो किसमें पाया जाता है, चलिए सब पिछले क्लास में बता दिए थे, ऑक्जेलिक अम्ल और लैक्टिक अम्ल सब। तो कहता है कि किसका उपयोग सिरका तैयार करने में किया जाता है, तो इसका आंसर हो जाएगा एसिटिक का। नोट कीजिए 6% सिरका, 6% एसिटिक एसिड के जलीय विलयन को हम क्या कहते हैं मेरे भाई, सिरका कहते हैं। अच्छे से पॉइंट नोट कर लीजिए, कई बार पूछ चुका है। तो चलिए फटाफट नोट कीजिए और देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। चलिए मेरे भाई, कहता है कि सोडियम Na24 यानी सोडियम का उपयोग किया जाता है। कहता है कि सोडियम का प्रयोग, सोडियम 24 का प्रयोग हम किस में करते हैं, तो फटाफट आंसर दीजिए। इसका कहता है रक्त संचरण में, उर्वरक में, नाभिकीय रिएक्टर में या कैंसर के उपचार में। ठीक है, तो देखिए इसका आंसर क्या होगा। देखिए सोडियम 24 का प्रयोग जो किया जाता है रक्त परिसंचरण में, किसमें प्रयोग किया जाता है, रक्त परिसंचरण में। कोई अवरोधक है या नहीं, इसका अवरोधक का पता लगाने के लिए जो है यह किसको में किया जाता है, रक्त परिसंचरण में। ठीक है, किसमें, रक्त परिसंचरण में। नोट कीजिए, अगर कोबाल्ट 60 की बात करें तो यह किसमें किया जाता है, कैंसर के उपचार में किया जाता है कोबाल्ट 60। किसका उपयोग, कोबाल्ट 60 का उपयोग कैंसर के उपचार में किया जाता है। नेक्स्ट पॉइंट नोट कीजिए, अगर आपसे पूछ ले आयोडीन 131, तो नोट कीजिएगा आयोडीन 131 जो है घेंघा रोग के उपचार में किया जाता है। आयोडीन 131 का प्रयोग कहाँ किया जाता है, घेंघा रोग जो हो जाता है ना गला में, उसको घेंघा रोग के उपचार में किया जाता है। और कोबाल्ट 60 किसका हो गया, कैंसर के रूप में हो गया। ठीक है, अगर आपसे पूछे कि C14 का प्रयोग किसमें करते हैं, तो नोट कीजिए कार्बन 14 का पद्धति जीवाश्म का आयु पता लगाने के लिए करते हैं। किसमें, जीवाश्म का आयु पता लगाने के लिए क्या करते हैं, कार्बन C14 पद्धति का। आयोडीन 131 किसका हो गया मेरे भाई, घेंघा रोग के इलाज में। कोबाल्ट 60 किसमें हो गया, कैंसर के उपचार में हो गया। अब कैंसर क्या हो जाएगा, रक्त परिसंचरण में, ऑप्शन नंबर ए। चलिए 8 नंबर देखिए, कहता है फूल सुगंध छोड़ते हैं, कहता है फूल सुगंध छोड़ता है। फटाफट इसका आंसर बताइए, तो इसका आंसर क्या होगा, कहता है कि फूल मेरे भाई सुगंध छोड़ते हैं। ठीक है, तो बना लिए होंगे। देखिए कहता है फूल सुगंध छोड़ते हैं, फूल से रिलेटेड पिछले क्लास में भी चर्चा किए थे और यहाँ भी देख लेते हैं। चलिए, कहता है कि फूल जो है सुगंध छोड़ते हैं, इसका मुख्य उद्देश्य होता है कीटों को आकर्षित करना। क्या करना, कीटों को आकर्षित करना। इसलिए कि फूल का स्थानांतरण होने के लिए और परागण के लिए कीट का होना बहुत जरूरी होता है, इसलिए यह सुगंध छोड़ता है कीटों को क्या करने के लिए मेरे भाई, आकर्षित करने के लिए। तो कीटों को आकर्षित करने के लिए, तो ऑप्शन नंबर हो जाएगा कौन, बी। पहला में कहता है मक्खियों को भगाने के लिए नहीं, कहता है वायु को शुद्ध करने के लिए नहीं, सभी होगा नहीं। कीटों को आकर्षित करने के लिए ही यह जो है गंध छोड़ता है पुष्प। पुष्प की बात करें तो पुष्प में पिछली क्लास में बताए थे कि पुष्प 4 भागों में विभाजित किया गया है। क्या भागों में मेरे भाई, 4 भागों में। पहला बताए थे बाह्य दलपुंज, दूसरा दलपुंज, उसके बाद पुंमंग बताए थे, उसके बाद जयांग बताए थे कि पुष्प का जो है मादा भाग को क्या कहते हैं, जयांग कहते हैं, और नर भाग को क्या कहते हैं, पुंकेसर कहते हैं। और बताए थे कि पुष्प के वृद्धि होने में या पुष्प बनने में कौन मदद करता है, जिब्रेलिन हार्मोन मदद करता है। कौन मदद करता है, जिब्रेलिन हार्मोन। और पादप के प्रजनन की दृष्टि से पुष्प जो है काफी महत्वपूर्ण होता है जीवन चक्र की दृष्टि से। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, बी नंबर। चलिए 9 नंबर क्वेश्चन कहता है कि आवेश की ऐसा इकाई क्या होगा। 9 नंबर क्वेश्चन कहता है कि आवेश का ऐसा इकाई क्या होगा, एम्पियर, जूल, वाट या कूलम। तो देखिए बनाइए, तो इसका आंसर क्या होगा,
देखिए जूल तो होता है मेरे भाई कार्य, कैसे मतलब जूल होता है। वाट हो जाएगा आपका शक्ति। एम्पियर किसका होता है? विद्युत धारा का होता है, ऊपर लिख देते हैं। यह होता है विद्युत धारा का, क्या होता है मेरे भाई? एम्पियर विद्युत धारा का होता है। यह हो गया कार्य का, वाट शक्ति का। और यह हो गया कूलम, आवेश का ऐसा मात्रक क्या होता है? कूलम्ब होता है। क्या होगा? कूलम्ब। तो कहता है कि आवेश की ऐसा इकाई क्या होगा? तब कूलम्ब हो जाए। चलिए फटाफट नोट कर लीजिए, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। चलिए मेरे भाई 10 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है, देखिए। कहता निम्न में से कौन अनुचुंबकीय, ठीक है, ये खूब पूछता है मेरे भाई। अनुचुंबकीय, प्रतिचुंबकीय, ठीक है। तो यहाँ नोट कर देते हैं, नोट कीजिए। एक होता है प्रति चुंबकीय, उसके बाद नोट कीजिएगा अनुचुंबकीय, और तीसरा नोट कीजिएगा लौचुंबक, ठीक है। इसमें क्या होता है मेरे भाई? इसमें होता है अल्प आकर्षित। अल्प आकर्षण मतलब एकदम अल्प आकर्षण होता है, न के बराबर, आपको पता भी नहीं चलेगा। और इसमें क्या होता है? इसमें होता है प्रबल आकर्षण। क्या होता है? प्रबल आकर्षण मतलब खूब अधिक आकर्षण होता है। और इसमें क्या होता है मेरे भाई? इसमें होता है विकर्षण। विकर्षण का मतलब हुआ कि कोई प्रभाव नहीं होगा, ठीक है, कोई प्रभाव नहीं होगा। और ये काफी पूछता है, तो आज के बाद से नहीं फंसिएगा। तो इसमें हो जाएगा आपका क्या? लकड़ी, पेपर। क्या इसको आकर्षित करेगा? नहीं, विकर्षित करेगा, साफ आकर्षित नहीं करेगा। इसमें अल्प आकर्षित करता है, कितना आकर्षित करता है आपको पता भी नहीं चलेगा। तो एक तो O2 हो जाएगा, Al2 हो जाएगा, और Na सोडियम। यह क्या है मेरे भाई? अनुचुंबकीय। यह क्या है? अनुचुंबकीय। अगर बात करें लौचुंबकीय के, तो नोट कीजिएगा Fe हो जाएगा, निकेल हो जाएगा, और कोबाल्ट। यह क्या है? चुंबकीय है और प्रबल आकर्षण है। Fe हो गया लोहा, निकेल, कोबाल्ट। तो अब देखिए क्वेश्चन पर आते हैं, इसको नोट कर लीजिए, बराबर पूछेगा अनुचुंबकीय क्या है, लौ चुंबकीय पूछ देगा। तो देखिए अब आते हैं क्वेश्चन पर। कहता है निम्न में से कौन अनुचुंबकीय है? तो देखिए कहता है निम्न में से कौन मेरे भाई अनुचुंबकीय। तो देखिए अनुचुंबकीय कौन हो जाएगा? तो देखिए ऑक्सीजन, Al2 और Na सोडियम। तो इसमें क्या हो जाएगा? ऑक्सीजन होगा आपका अनुचुंबकीय। और यह किस में आ जाएगा? यह आ जाएगा प्रतिचुंबकीय में, प्रति में। और यह दोनों किस में आ जाएगा? यह दोनों आ जाएगा लौह चुंबक में, ठीक है। कोबाल्ट, निकेल, कोबाल्ट, निकेल और लोहा आता है, ठीक है। तो इसको अच्छे से नोट कर लीजिए। प्रतिचुंबकीय, अनुचुंबकीय, लौह चुंबक बार बार आपसे पूछेगा यह, ठीक है। चलिए कहता है कि जब एक स्थिर बल किसी वस्तु पर 3 सेकेंड तक 8 केजी द्रव्यमान वाली वस्तु पर बल लगाती है, तो यह वस्तु के कहता है कि वेग को 4 मीटर पर सेकेंड, इनवर्स 1 है यानी मीटर पर सेकेंड, को 6 मीटर पर सेकेंड तक बढ़ा देता है। तो कहता है प्रयुक्त बल निकालना है। तो इसका बनाइए, तो फटाफट इसको नोट कर लीजिए। तो देखिए इसको नोट कर लिए होंगे, अच्छे से नोट कर लीजिए। पूछता है बराबर प्रतिचुंबकीय, अनुचुंबकीय भी पूछेगा। देखिए यहाँ पर हमको निकालना है क्या है? F निकालना है, फोर्स। और F बराबर क्या होता है मेरे भाई? Ma होता है। लेकिन देखिए यहाँ पर जो है द्रव्यमान तो दिया हुआ है कितना? 8 केजी। यहाँ M का मान दिया हुआ है मेरे भाई 8 केजी, है ना, 8 केजी। लेकिन कहता है, और T भी दिया हुआ है कितना? 3 सेकेंड, 3 सेकेंड तक। अब कहता है वस्तु पर लगाई जाती है। अब कहता है इसका वेग जो है 4 मीटर पर सेकेंड से 6 कर देता है। इसका मतलब मेरे भाई
कि यहाँ प्रारंभिक वेग दिया हुआ है और अंतिम वेग दिया हुआ है, 4 मीटर पर सेकेंड दिया हुआ है और 6 मीटर पर सेकेंड दिया हुआ है। अब देखिए, जब आपको अंतिम वेग मालूम हो, प्रारंभिक वेग मालूम हो, समय भी मालूम हो, तो पहले यहाँ से हम तो द्रव्यमान तो पता है, त्वरण निकालना पड़ेगा क्या। तो त्वरण बराबर होता क्या है, तो त्वरण बराबर होता है, एक्सेलरेशन बराबर क्या होता है, v माइनस यू बटा टी होगा। तो v कितना हो जाएगा, 6 माइनस 4 बटा 2, यानी कितना हो जाएगा, 3 है ना, टी 2 बटा 3 हो गया, एक्सेलरेशन निकल गया। अब निकालना है हमको f, तो f बराबर क्या हो जाएगा, ma हो जाएगा, बस बैठा दीजिए। m कितना है 8 और 2 बटा 3 कितना हो जाएगा, 16 बटा 3। जब इसको भाग दीजिएगा तो 5.33 न्यूटन हो जाएगा। तो आंसर क्या हो जाएगा, 5.33 न्यूटन, ऑप्शन नंबर बी। चलिए अच्छा से इसको उतार लीजिए। चलिए देखिए, कहता है 20 सेंटीमीटर की वक्रता के त्रिज्या वाले एक अवतल दर्पण की फोकस दूरी पूछ रहा है। क्या पूछ रहा है, एक अवतल दर्पण की फोकस दूरी पूछ रहा है, ठीक है। तो देखिए फोकस दूरी क्या होगा, फोकस दूरी निकालने के लिए सूत्र क्या होता है मेरे भाई, देखिए दो चीज पूछिएगा। अगर एक बराबर क्या होता है, r/2, ठीक है, और अगर r पूछ ले तो f/2, ठीक है। बस फॉर्मूला बैठा देंगे, निकालेंगे। तो कितना कहता है, 20 ने वक्रता त्रिज्या वाले अवतल दर्पण का फोकस दूरी, तो बना लीजिएगा। ये कितना हो जाएगा मेरे भाई, यह हो जाएगा आपका 20 है ना, तो 20/2 क्या हो जाएगा, 10। कितना हो जाएगा, 10 सेंटीमीटर। यह दोनों फॉर्मूला को याद रखिएगा, f बराबर r/2 और r बराबर f/2। क्या हो जाएगा, f/2। बस कुछ नहीं, 20/2 हो जाएगा, 10 आंसर हो गया, 10 सेंटीमीटर। चलिए एकदम इजी क्वेश्चन था। कहता है जादू गोडा किसके लिए प्रसिद्ध है। कहता है कि जादू गोडा जो है मेरे भाई किसके लिए प्रसिद्ध है। तो देखिए यूरेनियम है, तांबा है, सोना है और लोहा। देखिए किसके लिए विख्यात है, चलो बना लीजिए फटाफट। चलिए यूरेनियम होगा, तांबा की, सोना किया, तो देखिए आप लोग बना लिए होंगे। जादू गोडा जो है यह यूरेनियम के लिए प्रसिद्ध है। किसके लिए प्रसिद्ध है मेरे भाई, यूरेनियम के लिए प्रसिद्ध है। तांबा की बात करें तो तांबा खेती के लिए, खेती प्रसिद्ध है तांबा के लिए। सोना जो है नोट कीजिएगा, कर्नाटक। और लोहा जो है सर्वाधिक की बात करें तो उड़ीसा के क्योंझर में सबसे अधिक जो है लोहा पाया जाता है। ऐसे झारखंड में भी पाया जाता है, लेकिन सबसे अधिक की बात करें तो उड़ीसा के क्योंझर से, उड़ीसा में प्राप्त होता है, उड़ीसा राज्य से। तो कह रहा था कि जादू गोडा किसके लिए प्रसिद्ध है, तो यूरेनियम के लिए प्रसिद्ध है। किसके लिए, यूरेनियम के लिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कहता है कि मुगल साम्राज्य में आलमगीर शीर्षक किसने अपनाया था। कहता है कि मुगल साम्राज्य में आलमगीर शीर्षक अपनाया था, मतलब आलमगीर शीर्षक अपनाया, ठीक है। तो किसने अपनाया था आलमगीर शीर्षक, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा मेरे भाई, औरंगजेब हो जाएगा। क्या हो जाएगा, औरंगजेब। औरंगजेब को लिखिए जिंदा पीर के नाम से भी जाना जाता था। किस क्या जाना जाता था, औरंगजेब को जिंदा पीर के नाम से जाना जाता था। शाहजहां के बारे में लिखिए, इसके समय में स्थापत्य कला का स्वर्णकाल कहा जाता है। अगर आपसे पूछे कि हिंदी साहित्य का स्वर्णकाल, तो नोट कीजिएगा वह हो जाएगा मेरे भाई अकबर। लेकिन पूछेगा कि स्थापत्य कला का स्वर्णकाल, शाहजहां के समय बहुत सारे स्थापत्य कलाएं हुए थे। तो कह रहा था क्या किस मुगल सम्राट ने आलमगीर शीर्षक अपनाया था, तो आंसर क्या हो जाएगा, औरंगजेब हो जाएगा, ठीक है। चलिए तो फटाफट नोट कर लीजिए। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। चलिए देखते हैं।
15वां क्वेश्चन कहता है कि नांगल किसके लिए जाना जाता है, फटाफट इसका बनाइए। तो कहता है कि नांगल किसके लिए जाना जाता है, तो देखिए तांबा के लिए तब खेतरी हो जाएगा, तेल प्रतिरोधनशाला बरौनी में है, और पेनिसिलिन के लिए लिख लीजिएगा, पेनिसिलिन के लिए है पिंपरी। कौन है, पिंपरी। पिंपरी जो है किसके लिए है, पेनिसिलिन के लिए प्रसिद्ध है। और नांगल जो है मेरे भाई क्या हो जाएगा, उर्वरक हो जाएगा। किसके लिए, उर्वरक हो जाएगा। और उर्वरक में किसका, यूरिया का सर्वाधिक निर्माण किया जाता है नांगल। यहाँ नांगल में उर्वरक के लिए विख्यात है और सबसे ज्यादा यूरिया का निर्माण होता है। और पेनिसिलिन के लिए प्रसिद्ध है कौन, पिंपरी। पिंपरी में पेनिसिलिन से रिलेटेड संबंधित है। चलिए तो हो गया आपका उर्वरक, और किस उर्वरक का, तो यूरिया का सर्वाधिक उत्पादन होता है। कहता है कि विश्व बाल दिवस कब मनाया जाता है, तो फटाफट इसका बताइए। तो विश्व बाल दिवस कब मनाया जाता है मेरे भाई, तो विश्व बाल दिवस जो है 12 जून को मनाया जाता है। कब मनाया जाता है, 12 जून को विश्व बाल दिवस मनाया जाता है। ठीक है, और यह जो है 17 जून को नोट कीजिएगा, विश्व मरुस्थलीय रोकथाम दिवस मनाया जाता है। क्या मनाया जाता है, विश्व मरुस्थलीय रोकथाम दिवस मनाया जाता है। ठीक है, 20 जून को विश्व शरणार्थी दिवस मनाया जाता है। ठीक है, और यह सांख्यिकी दिवस। तो कह रहा था विश्व बाल दिवस कब मनाते हैं, 12 जून को मनाया जाता है विश्व बाल दिवस। ठीक है, 17 जून को नोट कीजिएगा, बहुत पूछता भी है, विश्व मरुस्थलीय रोकथाम दिवस। चलिए सांख्यिकी दिवस हो गया। चलिए 29 जून को कहता है पुस्तक होम इन द वर्ल्ड, कहता है होम इन द वर्ल्ड किसकी पुस्तक है, होम इन द वर्ल्ड कहता है किसकी पुस्तक है, फटाफट आंसर बताइए। तो इसका क्या हो जाएगा, होम इन द वर्ल्ड पुस्तक के लेखक कौन हो जाएंगे, ऑप्शन है रस्किन बॉन्ड हो जाएगा, डेविस डायोफ हो जाएगा। रस्किन बॉन्ड नमिता गोखला का तो पिछले बार लिखा चुके हैं, अमिताभ सेन होगा कि डेविस डायोफ होगा। चलिए फटाफट इसका आंसर बताइए तो आप लोग। चलिए डेविस डायोड की बात करें तो इसका पुस्तक का नाम है एट नाइट, किसका पुस्तक का नाम है, एट नाइट ऑल ब्लड इज ब्लैक। किसका पुस्तक है, एट नाइट ऑल ब्लड इज ब्लैक। यह डेविस डायोड का पुरस्कार है, इसके लिए ज्ञानपीठ पुरस्कार भी दिया गया था इस बार। ठीक है, ये दोनों का पिक्चर लिखा चुके हैं। और अमर्त्य सेन का पुस्तक क्या है, होम इन द वर्ल्ड। किसका है, अमर्त्य सेन का। आंसर हो जाएगा क्या, डी नंबर, अमर्त्य सेन का। डेविड डायोड का नोट कर लीजिए, एट नाइट ऑल ब्लड इज ब्लैक, इन्हीं यही पुस्तक इसी चीज के लिए इन्हें डेविड डायोड को जो है बुकर पुरस्कार जो है दिया गया था, सॉरी ज्ञानपीठ पुरस्कार। चलिए तो हो गया, फटाफट नोट कर लीजिए। तो चलिए 18 में कहता है समानता या समता का अधिकार, समानता या समता का अधिकार किस अनुच्छेद में वर्णित है, फटाफट इसका आंसर बताइए। तो किस में होगा, 14 से 18 है, 19 से 22 है, 23 से 24 होगा। समानता का अधिकार पूछ रहा है मेरे भाई। चलिए फटाफट बनाइए, तो इसका आंसर क्या होगा। देखिए कहता है कि समानता या समता का अधिकार का वर्णन किसमें है, तो 23-24 में तो होगा मेरे भाई किसके, शोषण के विरुद्ध अधिकार। शोषण के विरुद्ध अधिकार जो है वह 23-24 में। ठीक है, इसमें है स्वतंत्रता का अधिकार, इसमें किसका है, इसमें है प्रेस स्वतंत्रता। स्वतंत्रता का अधिकार किसमें है, 19 से 22 में। ठीक है, 14 से 18 में आपका है समता और समानता का अधिकार। तो ऑप्शन नंबर हो जाएगा ए। ए में क्या है,
समता और समानता का अधिकार किसमें? अनुच्छेद 14 में। प्रेस की स्वतंत्रता पूछेगा तो 19 से 22 में है। और 23 से 24 में क्या है? शोषण के विरुद्ध अधिकार। और 13 से 18 इसमें कुछ नहीं है। चलिए 19 में देखिए क्या कहता है। कहता है सर्वोच्च न्यायालय एक अभिलेख न्यायालय होगा किस अनुच्छेद के तहत? फटाफट बनाइए तो, ये क्वेश्चन खूब पूछता है। सर्वोच्च न्यायालय का अभिलेख न्यायालय होगा, 124 से पूछता है, 312 भी पूछता है, 315 भी पूछता है। चलिए फटाफट बनाइए तो क्या होगा। चलिए बना लिए होंगे। देखिए 312 में है कि राज्यसभा जो है अखिल भारतीय सिविल सेवा की स्थापना करेगा, ठीक है। और 315 में है कि प्रत्येक राज्य और संघ शासित के लिए जो है एक लोक सेवा आयोग होगा। 15 में इसमें अखिल भारतीय सेवा का सृजन है। और 124 में होगा किसका? 124 के तहत होगा सर्वोच्च न्यायालय। किसका? सर्वोच्च न्यायालय का गठन अनुच्छेद किसमें? 124 में हो गया। और अभिलेख न्यायालय हो जाएगा 129। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा? बी नंबर 129 में मेरे भाई क्या है? सर्वोच्च न्यायालय अभिलेख न्यायालय होगा। 300 और राज्य के शासित प्रदेश के लिए एक लोक सेवा आयोग होगा 315। और अखिल भारतीय सेवा का सृजन 312 में। और सर्वोच्च न्यायालय का गठन हो जाएगा 124, ठीक है। और उच्च न्यायालय का गठन करेगा प्रत्येक राज्य के लिए तो 214 के तहत होता है। चलिए नोट कर लीजिएगा, 214 के तहत उच्च न्यायालय का गठन प्रत्येक राज्य संघ के लिए। कहता है चाय बोर्ड का मुख्यालय कहाँ है? कहता है चाय बोर्ड का मुख्यालय कहाँ है? फटाफट आंसर बनाइए तो। और लास्ट और अंतिम क्वेश्चन है मेरे भाई। कहता है कलकत्ता होगा, बेंगलुरु होगा, जयपुर होगा। तो देखिए जयपुर में तो कुछ नहीं, इसे पिंक सिटी के नाम से जाना जाता है, ठीक है। बेंगलुरु की बात करें तो बेंगलुरु यानी कर्नाटक में सबसे अधिक कॉफी, तो यहाँ जो है मेरे भाई कॉफी बोर्ड का मुख्यालय कहाँ? बेंगलुरु में किसका मुख्यालय है? कॉफी बोर्ड का मुख्यालय। बात करें कोच्चि केरल में पड़ता है, यह मसाला बोर्ड का मुख्यालय। किसका है? मसाला बोर्ड का मुख्यालय। और चाय बोर्ड का आपका हो जाएगा क्या? कोलकाता। चाय बोर्ड का मुख्यालय कोलकाता। बेंगलुरु में कॉफी बोर्ड हो गया, इसमें किसी का नहीं। और कोच्चि में हो गया मसाला बोर्ड का मुख्यालय। तो यह था 20 मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन, ठीक है। तो अच्छे से नोट कर लीजिए और इसका बार बार रिवीजन भी कीजिएगा मेरे भाई। अगर अच्छा लगा हो क्लास आज का तो लाइक जरूर कीजिएगा और शेयर अपने दोस्तों तक जरूर कीजिए, ताकि जो भी स्टडी से रिलेटेड ग्रुप हो, चाहे आपके भाई बंधु है, उस ग्रुप में भी शेयर कीजिए ताकि वो भी इस वीडियो को देखे और अधिक से अधिक जो है आदर्श एकेडमी पर क्लास करे और अपना फायदा उठाए। तो ठीक है, तो ये खत्म होता है। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। धन्यवाद।